चलिए नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग, ध्यान देना फिर से नॉन कंडक्टिंग है, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, इन्फिनिटी तक साइज है उसका, थिन, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, थिन कंडक्टिंग सीट, थिन नॉन कंडक्टिंग, थिन सीट लिख लो खाली, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग लिख दिया ना ऊपर, थिन नॉन यही नॉन कंडक्टिंग यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक थिन सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है और इनफाइनाइट उसका साइज है। सीट कैसी, जैसे कागज़ का पन्ना होता है, ठीक है, जैसे आप कॉपी देखेंगे, आपकी कॉपी का एक पन्ना उठा लो तो वो विच तरीके उसको सीट बोलते हैं उस टाइप की, ठीक है, और उतनी मतलब पतली है, थिन है एकदम, और नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान देना, ओके, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, ठीक। तो ये सीट देखिए ऐसे बना लेते हैं, ऐसे इन्फिनिटी तक गई हुई है, इस पे सपोज करो ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव भी ले सकते हैं हम, नेगेटिव में बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, पॉजिटिव से बाहर निकलता है, नेगेटिव से अंदर निकलता है, अंदर जाता है, ठीक है। सपोज करो इसको आपने इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ओके, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये सीट ऐसी ऊपर तक भी गई हुई है, इन्फिनिटी तक, नीचे तक भी गई हुई है, एंड्स आपको नहीं पता इन्फिनिटी तक कहाँ पर है। तो वैसे कभी भी पी पॉइंट को कहीं पर भी माना जा सकता है कि मिड के आसपास है, क्योंकि ना आपको इधर का पता ना उधर का पता, ठीक है। तो हमने क्या किया, गॉस थ्योरम का यूज़ करके ही निकालना है। तो मैंने क्या किया है, गॉसियन सरफेस मानना, सिलेंड्रिकल टाइप का। देखिए आपने वायर वाले में भी किया था, वायर जो इन्फिनिटी लार्ज वायर था उसके अंदर इतना बड़ा गॉसियन सरफेस तो नहीं मान सकते थे ना, जो इन्फिनिटी तक गया हुआ है। जब आपको पता ही नहीं है एंड कहाँ तक है तो उतना बड़ा गॉसियन सरफेस मान ही नहीं सकते। अब तो गॉसियन सरफेस वहाँ तक का मानेंगे जिसके अंदर का चार्ज इंक्लोज्ड आप निकाल सके, ओके। तो इन्फिनिटी तक का तो हम मान नहीं सकते, हमको पता ही नहीं सीट कहाँ तक गई हुई है, तो हम कुछ लिमिटेड से हिस्से का गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी लार्ज गॉसियन सरफेस में कोई ले लूँगा। तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जब भी सीट आ जाए तो जनरली आपको सिलेंड्रिकल टाइप का ही गॉसियन सरफेस लेना है, फॉर फाइनाइट वाली के लिए नहीं, इन्फिनिटी वाले के लिए। तो मैंने एक ऐसा गॉसियन सरफेस माना सिलेंड्रिकल टाइप का, जो इसको पियर्स, मतलब कि जैसे अगर एक कागज़ ले लें आप अपनी कॉपी का, और ये वो सिलेंडर है, तो इसको कागज़ को फाड़ के बीच से ऐसा आर पार जा रहे हैं, यहाँ से एंटर करके ऐसा बाहर, दोनों तरफ है सिलेंडर इस तरीके से, ठीक है, सिलेंडर इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को इस तरफ तक उतने ही डिस्टेंस पे लिया जहाँ पर वो पी पॉइंट था, ठीक है। ये डिस्टेंस जैसे अगर इसके इस पॉइंट सेंटर से आर पड़ता है, जहाँ से इसने पियर्स किया है, तो ये डिस्टेंस भी इसका आर ही है, ये कहने का मतलब है मेरे इक्वल डिस्टेंस पे मैंने इसको ले लिया, ओके। अब इस सिलेंडर के पास, इस गॉसियन सरफेस के पास, ये आपने क्या मानना है, गॉसियन सरफेस, इसके पास तीन सरफेस है। एक सरफेस ये S1 जो कि इसका बेस होता है, क्लोज्ड बेस, एक ये S2 सरफेस है, और एक ये कर्व सरफेस है S3, ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पे। तो एक चीज़ आपको क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो फील्ड लाइन यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल रही होगी, फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी तरीके से इस साइड भी फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर आपके पास जा रहा होगा, ओके। तो आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन जो स्टेटमेंट थी गॉस थ्योरम की, वो क्या बोलती थी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास होता है, दैट इज Q इंक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है भाई। हमको नहीं पता कितना चार्ज इसके अंदर आया है, वी डोंट नो, ठीक है, कितना चार्ज तो बस इतने ही हिस्से का है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वैसे दिख रहा है, वैसे अगर ये कागज़ में देखा जाए तो बस ये वाला जो बिल्कुल ये वाला हिस्सा है, जो ये गोल एरिया है, बस इस एरिया के अंदर वाला जो चार्ज है वही इंक्लोज है, ना इधर कोई चार्ज इंक्लोज ना कोई चार्ज इंक्लोज, बस इसके अंदर जितने भी चार्ज आए होंगे बस वे वाले इंक्लोज है आपके पास, ओके, और कोई इंक्लोज नहीं है आपके पास, ठीक है, ओके। फाइनाइट, तो पहले फाइनाइट ही निकाल लेते हैं।
फाइनाइट देखिए क्या बनेगा आपके पास, इस चीज़ को ही देखते हैं। फाइनाइट इसका फॉर्मूला होता था ई डॉट डी एस, भाई यही होता था ई डॉट डी एस। इस क्लोज इंटीग्रेशन को मैं खोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 सरफेस मिलकर ये क्लोज इंटीग्रेशन बना रहे हैं। एक सरफेस S1 में ई डॉट डी एस करेंगे, एक सरफेस S2 में ई डॉट डी एस करेंगे। भाई क्लोज इंटीग्रेशन बना ही ऐसे है कि ये 3 सरफेस मिले, और फिर हम सरफेस S3 में ई डॉट डी एस को सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करिए। ई डॉट डी एस जब खुलता है तो कोस थीटा आता है, तो ई डी एस कोस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल सरफेस S1 के लिए। सरफेस S1 ये है, आपने छोटा सा डी एस एरिया कंसीडर करा। इन एरिया के भी नाम अलग ले लेते हैं, DS1, DS2, DS3, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए S1 वाले के लिए DS1 एरिया आपने माना, इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी उधर है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे कोस कितना बन गया 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोनों के डायरेक्शन सेम है। प्लस S2 की बात करें, S2 ये है, आप एक DS2 एरिया इधर मान लेंगे, एरिया वेक्टर आउटवर्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी सेम है। अगर आउटवर्ड तो इधर ही बनेगा ना भाई, अगर सेम है तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास EDS2 कोस 0 डिग्री। प्लस थर्ड वाले की अगर बात करूँ, ये थर्ड में यहाँ पे आपने DS3 एरिया कंसिडर करा, नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन इधर बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कितने का एंगल बना 90 डिग्री का। तो थर्ड वाले में आपके पास EDS3 कोस 90 बन जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना उतार लो, मैं रब कर रहा हूँ फिर, ठीक है। ओके, अब इसी के अंदर देखिए कोस 01 कोस 01 कोस 90 0, तो ये वाला हिस्सा तो आपके पास 0 में ही चला गया, बच के ये वाले। और आप सभी को पता है कि DS1 और जो DS2 एरिया है वे दोनों इक्वल ही हैं, उनको DS के बराबर मान लिया। भाई सिलेंडर मानना ना एक जैसा, तो ये वाला एरिया और सिलेंडर का, जैसे इसका ये वाला एरिया और सिलेंडर का ये वाला एरिया बराबर होते हैं पाई आर स्क्वायर से, आर ही चेंज नहीं हो रहा तो DS1 और DS2 बराबर है। इसमें रखूँगा तो जो फाई नेट आपके पास आ रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे रखो, तो ये बना आपके पास EDS जमा का EDS, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास 2 टाइम्स EDS, और जब सबको मिला लिया तो आप वापस से क्लोज लगा सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब गोज थ्योरम क्या बोलती है कि जो ये फाई नेट होता है ये तो भाई Q/ε0 के बराबर होता है, Q इनक्लोज बाय ε0। गोज थ्योरम ने ये बोला था फाई नेट इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई ε0। फाई नोट तो ये है आपके पास EDS इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई ε0। आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और E की वैल्यू सेम होएगी, क्योंकि ये पॉइंट भी R डिस्टेंस दूरी पर है, ये पॉइंट भी R डिस्टेंस दूरी पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ R से चेंज होता है, Q तो सेम है दोनों के लिए, तो R सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। अंदर बचा DS और यहाँ पे बचा आपके पास Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई ε0। ये DS करके कौन सा वाला एरिया सोल्व हो जाएगा, ये वाला एरिया। गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, वो वाला एरिया। ठीक है, अभी बात करते हैं कि Q इनक्लोज्ड कितना है। जो मेन चीज़ है ये Q इनक्लोज निकालना है। तो आपको इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है नहीं, ये दिक्कत कर देगी फिर। अगर आपके पास इनफाइनाइटली लार्ज शीट है तो हमें नहीं पता यहाँ पे कितना चार्ज इंक्लोज है, पर इसको निकालने का मेथड जरूर पता है हमको कि चार्ज इंक्लोज का निकालने का मेथड क्या था। इधर का थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ओके, कि आप चार्ज डेंसिटीज की हेल्प ले लो, क्योंकि ये एक सीट है और सीट 2 डायमेंशन बॉडी होती है, तो इसके पास आपके पास चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली यूज होगी, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट। ठीक है, सीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ओके, चार्ज डेंसिटी तो चेंज नहीं होती, चाहे इन्फिनिटी वाली की भी सिग्मा होगी, इस छोटे से हिस्से की भी सिग्मा होगी। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, जितने एरिया में वो चार्ज इंक्लोज है।
सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाई एरिया। कितने एरिया में इंक्लोज है बता चुका हूँ, बस इतने से हिस्से वाला चार्ज ही अंदर है। कागज चाहिए, कागज से ऐसा आर पार जा रहा है, तो बस जो ये छोटा सा ये एरिया आया है उसी के अंदर चार्ज है, ना इधर चार्ज है ना उधर चार्ज है। तो ये वाला एरिया ही तो देखना आपने। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कितना होता है ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि आपके पास आता है पाई आर स्क्वायर। या एरिया को अच्छा देखो, ये वाला एरिया कर्व सरफेस और जो ये वाला हम इधर सोल्व कर रहे थे, ये दोनों बराबर होंगे ना भाई। सिलेंडर सब तरीके से यूनिफॉर्म है। यहाँ वाले का एरिया, यहाँ वाले का एरिया, यहाँ वाले का एरिया, यहाँ वाले का एरिया, ये कर्व सरफेस वाला तो सब जगह बराबर है, तो वो वाला भी डी एस ही बनेगा। ये एरिया मान लो, चाहे ये एरिया मान लो, चाहे ये एरिया मान लो, ये एरिया मान लो, ये सब डी एस ही है। तो मैं इसको डायरेक्ट डी एस लिख लेता हूँ, ठीक है। डी एस नहीं, कोई एरिया ए मान लेता हूँ। डी एस तो छोटा सा मानना था, कोई एरिया मान लिया ए एरिया ये वाला है, ओके ठीक है। तो इसमें ला के रख दो, ये क्या बनेगा आपके पास 2 टाइम्स ई डी एस विल बी इक्वल टू क्यू इंक्लोज को आप सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चल रहा था आपके पास, इसमें रख दिया मैंने 2 ई डी एस, ई को बाहर ले लो, ठीक है, ई को बाहर ले लिया था उस स्टेप में ही। तो 2 ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज को मैंने लिख दिया, क्यू इंक्लोज को लिख दिया सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है, डी एस ये मानना था आपने छोटा सा, इसका इंटीग्रेशन डी एस जोड़ के ये टोटल एरिया ही तो देगा, और ये टोटल एरिया ही तो ये वाला एरिया था जो कि ए मानना हुआ था आपने। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आपके पास ए ही सोल्व होके आएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ध्यान देना यूनिफॉर्मली चार्ज हमने यूज किया है, और नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो आंसर आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पे डिपेंड ही नहीं करनी, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, ठीक है। कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर का तो कहीं रोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थिन सीट के लिए आया है ये। चलिए इसी में आगे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक बनना है, फिर से सीट है, पर अब की बार वही इनफाइनाइटली लार्ज सीट है, पर अब की बार कंडक्टिंग सीट है। या फिर यही क्वेश्चन आपके पास थिक सीट के लिए भी आ सकता है। लास्ट टाइम पे कैसी थिन सीट थी, है ना, अब की बार थिक सीट है और कंडक्टिंग है अब की बार, ध्यान देना, ठीक है। इस टॉपिक को हम 3 मेथड से कर सकते हैं, 3 मेथड से इस टॉपिक को कर सकते हैं। मैं तीनों मेथड आपको बताऊंगा, और जो बुक वाला है वो भी बता दूंगा कि ये बुक में दिया होगा, पर मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, और तीनों ही मेथड आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको जो वाला अच्छा लगे आप उस वाले मेथड से कर सकते हैं, हालांकि जनरली आपको जो बुक में दिया होता है वही करते हैं आप लोग। तो मैं आपको 3 मेथड से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया, तो हम पहले मेथड 1 देख रहे हैं। सबसे लास्ट में मैं बुक वाला मेथड बताऊँगा, ठीक है, वो मे भी आपको वो वाला इजी लगे। मेथड 1 आपके पास देखिए इस तरीके से फिर से सीट है, ठीक है, शीट है, पर ये अब की बार थोड़ी सी थिक शीट है। आप इसकी कुछ थिकनेस ले सकते हैं, चाहो तो बना लेना, आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी मेरे से, ठीक है। इस तरीके से थिक शीट है थोड़ी सी, और इस पे ऐसा मान लो, सपोज करो फिर से पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, थिक शीट अब की बार, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको किसी इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लास्ट टाइम की तरह फिर से ये P पॉइंट यहाँ से R डिस्टेंस दूरी पर हमने मान लिया, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड में मैं कंसेप्ट यूज करने जा रहा हूँ जो अभी फर्स्ट डेरिवेशंस में हमने किया था। वो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में
इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, ठीक है। तो जो ये कंडक्टर है, चाहे कितना भी पतला होता है, ये थिन शीट भी होती है ना, तब भी ये वैलिड था जो ये मेथड मैं कर रहा हूँ। तो ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो गॉसियन सरफेस लास्ट टाइम पे मानना था वो मैं अब की बार पूरा ना मान के इसके अंदर जो ये इधर वाला सरफेस लिया है, ये इन द बल्क लिया है, इन द बल्क ऑफ द कंडक्टर। इन द बल्क मतलब वॉल्यूम में लिया है, इन द बल्क ऑफ द कंडक्टर, अंदर लिया है मैंने ये इसके अंदर, ठीक है। कंडक्टर का इनसाइड तो होगा ना कुछ, कितना भी पतला कागज हो उसके इनसाइड तो होगा ही। कागज है तो उसकी दो सतह होती है, एक ये वाली एक ये वाली, तो बीच वाला हिस्सा जो है वो तो इनसाइड ही है उसका, तो वो वाला जो है मैंने उसके अंदर लिया है। फिर ये वाला जो दूसरा ये हिस्सा आ गया, ये उस पी पॉइंट से होकर गुजर रहा है आपके पास, ठीक है, जैसे लास्ट केस में था, ये उस पी पॉइंट से होता हुआ ये मान लिया, और आर डिस्टेंस दूरी पर ये कर लिया हमने, ओके। फिर से आप क्या बोलेंगे कि जो फाई नेट होता है आपके पास, फाई नेट दैट इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है, यही बोलेंगे आप। फिर से आपके पास यहाँ पे तीन सरफेस है लास्ट टाइम की तरह, एक ये DS1 एरिया सरफेस S1 में मान लिया, DS ही मान लो बराबर ही होता है, एक ये DS ये मान लिया सरफेस S2 में, और एक ये DS3 ये मान लिया सरफेस S3 पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी को पता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। इस बारे में भी बात करेंगे जो बल्क में है। तो आप क्या करते थे, जो फाई नेट होता था इसको लिखते हैं, फाई नेट होता था E.ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कि तीन सरफेसेस इंक्लोज्ड करा हुआ है, सरफेस S1, सरफेस S2 एंड सरफेस S3, और हर एक के अंदर आप लिखेंगे E.ds और E.ds, ठीक है, इतना लिख दिया आपने, ओके। फिर आप देखेंगे डॉट प्रोडक्ट खोलने कैसे। डॉट प्रोडक्ट खोलने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं। S1 वाला ये वाला था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की ही डायरेक्शन एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तो ये डायरेक्ट E.ds आ जाएगा, E.ds cos 0, ठीक है, S1 सरफेस के लिए। S2 ये वाला था, इसमें भी आपके पास, अच्छा देखिए S2 की जब बात करेंगे तो क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बनेगा। S2 की बात करें तो मैंने बोला था कि ये बल्क ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर लिया है, इस गॉसियन सरफेस का एक हिस्सा कहाँ पे लिया है, कंडक्टर के अंदर, और वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो जीरो क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो आप डायरेक्ट E को जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जानी है। प्लस ये थर्ड वाला है S3, और इसमें दिख रहा है आपको 90 डिग्री का एंगल है, तो E.ds cos 90 करेंगे तो ये वाला भी जीरो हो गया, cos 90 जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली फ्लक्स तो बस इतना ही बना, cos 0 1, तो फ्लक्स आपके पास कितना बना E.ds, और E भी बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर हर जगह पे सेम रहेगी, तो E.ds ये टोटल फ्लक्स बनेगा, और दैट इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट केस की तरह क्यू इंक्लोज्ड को सिग्मा इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, ये एरिया और ये ds जो सोल्व होके आएगा वो कट जाएगा आपके पास, ठीक है। तो E किसके बराबर आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो कंडक्टिंग वाले के लिए आंसर आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग वाले के लिए आपके पास आंसर आ रहा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट वाला केस समझ में आ गया था, तो ये भी इजी सा है। एक मेथड तो ये था आपके पास इसको सोल्व करने का, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ये कर सकते हैं। इसमें मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, तो ये वाला गॉसियन सरफेस है, ये बल्क ऑफ द कंडक्टर, उस कागज के अंदर लिया हुआ है मैंने, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, वी ऑल नो दैट, ओके। सेकेंड मेथड पे आते हैं, इसको पिछले वाले मेथड की तरफ दोनों तरफ भी लेके कर सकते हैं, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा क्यों दोनों तरफ क्यों नहीं लिया। मैं दोनों तरफ भी ले देता हूँ, दोनों तरफ लेकर भी आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको तीनों मेथड में से जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं, बुक वाला भी बता दूंगा लास्ट में,
ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको करने जा रहे हैं सेकंड मेथड से। ठीक है, मैं वीडियो देख लेता हूँ चल रही है या नहीं। अभी ठीक है, अभी चल रही है। मेथड सेकंड में क्या करेंगे हम, अब की बार यहाँ ना लेके इसको फिर से दोनों साइड ले लेता हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब की बार यहाँ ना लेके इसको फिर से दोनों साइड में ले लेता हूँ। ये भी वही r डिस्टेंस दूरी पर है। ओके, एक बार आप ये चीज़ याद रखेंगे इसके अंदर, जैसे मान लो ये वो पेज है, जैसे ये वो पेज है, तो अगर कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो आप सभी को पता है चार्ज उसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। तो चार्ज इस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा, दोनों साइड रहेगा। ठीक है, एक तरीके से ये दो सरफेस बन गए जिन पे चार्ज है। ओके, ध्यान देना, जो सिलेंडर इसको पियर्स करके जाएगा वो दो जगह पे चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। एक तो यहाँ पे जो पहले वाला सरफेस टकराया, और एक जो पीछे वाला सरफेस इससे टकराएगा, दो जगह पे चार्ज इंक्लोज करेगा। ठीक है, बात को समझ में आई। आउटर सरफेस पे ही रह गया सारा का सारा चार्ज, किसके अंदर, कंडक्टिंग सीट जब आपने ली उसको जो भी चार्ज दिया वो उसके आउटर सरफेस पे चला गया। बात क्लियर है। पिछला केस जो नॉन कंडक्टिंग था उसमें वॉल्यूम में भी चार्ज था, तो सारा का सारा उस एक ही एरिया के अंदर आ गया था आपके पास। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इसमें फिर से देखिए मेथड वही है, एक फिर से यहाँ पे ds एरिया कंसीडर करेंगे, नॉर्मल वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर निकलता है। एक ये ले ही रखा था, तो आप फिर से लिखेंगे जो नेट फ्लक्स है क्लोज सरफेस इंटीग्रल EDS, ये आपके पास तीन सरफेस इंक्लोज कर रहा है, S1 S2 और S3, ये तीन सरफेस इंक्लोज कर रहा है। तीसरे वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें cos 90 बन जाएगा, cos 90 आपके पास 0 हो जाएगा। थर्ड वाला नहीं लिखा रहा हूँ। ये वाला और ये वाले में क्या आएगा, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, तो cos 0 बनेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको EDS और EDS लिख रहा हूँ। एरिया दोनों का सेम होगा क्योंकि सिलेंडर है, यूनिफॉर्म टाइप का सिमेट्रिक बॉडी है आपके पास सिलेंडर, तो एरिया आपके पास बराबर इसमें रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये थर्ड वाला पोर्शन 0 हो गया, तो नेट जो फ्लक्स बन रहा है ई नेट दैट विल बी इक्वल टू, ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 टाइम्स ई भी बाहर आ जाएगा और ds बच जाएगा आपके पास, है ना। ये नेट फ्लक्स आया। नेट फ्लक्स होता है आपके पास q इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 टाइम्स ई ds विल बी इक्वल टू q इंक्लोज्ड को लास्ट टाइम की तरह। अब देखिए q इंक्लोज्ड में दिक्कत है, यहाँ पे q इंक्लोज्ड होता था, आप सिग्मा यूज करते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट वाज इक्वल टू q इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एरिया होता था। कितने एरिया में चार्ज इंक्लोज्ड है, अब की बार आपके पास 2 एरियाज में चार्ज इंक्लोज्ड है, क्योंकि ये कंडक्टिंग सीट थी और कंडक्टिंग सीट में आपके पास, जैसे ये कंडक्टिंग सीट है, तो जो सिलेंडर ने यहां से पियर्स किया ये वाला एरिया और जो इस साइड पियर्स किया वो वाला एरिया, दोनों तरफ चार्ज इंक्लोज्ड है, तो टोटल चार्ज तो दोनों वाले एरियाज में इंक्लोज्ड है ना। तो जो एरिया है ये यहाँ वाला और जो दूसरी साइड टच किया ये वाला, इन दोनों के बीच में दोनों एरिया कुछ ना कुछ चार्ज इंक्लोज कर रहे हैं। हालांकि जो वॉल्यूम के बीच का हिस्सा है, कागज के बीच का हिस्सा, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। तो दो एरिया हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, जो इस वाले में भी कुछ चार्ज इंक्लोज है, इस वाले में भी कुछ चार्ज इंक्लोज है। तो जो नीचे एरिया आएगा ना ये 2 टाइम्स आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू q इंक्लोज डिवाइडेड बाई आपके पास a प्लस a, एक एरिया आगे वाला एक पीछे वाला, मतलब 2a एरिया में टोटल चार्ज इंक्लोज है आपके पास। तो यहाँ से ये 2a हो गया, तो यहाँ से q इंक्लोज में लिखूंगा तो 2a सिग्मा के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, 2a सिग्मा के बराबर। तो लिख दो q इंक्लोज को लिखो 2 एरिया a इंटू में सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया और ये ds सोलो के एरिया फिर से कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये था आपके पास सेकंड मेथड। अगर आपको ये वाला पिछले वाला नहीं आया, ये वाला आ गया, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जो थर्ड मेथड है वो आपका बुकिश मेथड है, मतलब बुक वाला मेथड है, और वो भी अच्छा मेथड है, तो जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो लास्ट वाला मेथड हम थर्ड मेथड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मेथड थर्ड,
मेथड थर्ड, ये मेथड आपका बुक में दिया हुआ। ओके, अंधेरा हो गया है, 1 मिनट में लाइट ऑन कर लेता हूँ, हालांकि रिफ्लेक्शन पड़ेगा उसका। मेथड थर्ड ये कोशिश करेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा हमने किसी पॉइंट पर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटीज के वेक्टर सम के बराबर होता है, ये किया हुआ हमने, है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास कंडक्टिंग शीट है, ध्यान देना, मान लो ये मेरा हाथ वो कंडक्टिंग शीट है, इसको कोई चार्ज दिया तो आपने बोला कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टर के इधर आउटर सरफेस पे कुछ चार्ज आ गया, इधर कुछ चार्ज आ गया, तो जो बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं हुआ, तो बीच वाला हिस्सा तो एक तरीके से नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब आप क्या मान सकते हो इसको कि कुछ चार्ज इस सतह पे है, कुछ चार्ज इस सरफेस पे है, बीच में कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप इस पूरी थिक शीट को 2 थिन शीट जैसा मान सकते हैं, ठीक है, जिसका एक थिन शीट हिस्सा वाला ये, एक थिन शीट हिस्सा वाला ये, और बीच में कुछ गैप आ गया इस नॉन कंडक्टिंग मीडियम की वजह से। एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्या करेंगे आप कि आपको पता है कि जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है वो उसके आउटर सरफेस पे जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। तो इसके आउटर सरफेस पे इधर आ गया, इधर आ गया, ये बीच वाला हिस्सा तो इन दोनों सरफेसेस को अलग कर रहा है, गैप बना रहा है। तो आप क्या मान सकते हो कि इस एक थिक सीट को 2 थिन सीटों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत गैप पर रखी हुई है, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं, जो आपके पास वो एक थिक सीट थी उसको ऐसा 2 चार्ज्ड थिन सीट के बराबर मान लिया, ठीक है। इस पर भी कुछ चार्ज आ गया आउटर सरफेस पे, इक्वल इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कंडक्टर्स में, ठीक है। और इस वाले पे भी आपके पास चार्ज आ गया, ऑल राइट, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे इक्वल चार्ज आया हुआ है तो आप एक पर सिग्मा, दूसरे पे भी सिग्मा, ऐसे मान लेंगे। ओके, ठीक है। अब आपके पास इधर 3 सरफेसेस है, 3 पार्ट्स है निकालने के लिए। एक 1 वाला हिस्सा ये, एक बीच वाले हिस्से में फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले, और एक ये इधर वाले तीसरे वाले हिस्से में फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले। ध्यान देना, ये अब की बार वो थिन सीट वाला केस है जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने किया था, ठीक है। और ये जिससे पहले वाला जो टॉपिक किया था, जिसका रिजल्ट आया था किसी भी पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैसा वाला केस बन गया, थिन सीट वाला। ओके, क्या मान लिया हमने कि एक थिक सीट 2 थिन सीटों से मिलके बनी हुई है। ओके, जैसे ही स्टार्ट होगा आप बोलेंगे एक थिक सीट को हम 2 थिन सीटों से मिलके बनी है, ऐसा मान सकते हैं, बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो आप जब इस पी पॉइंट पर निकालना चाहेंगे एरिया 1 में, सरफेस 1 में, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, उसका नाम मैंने मान लिया E1। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी फील्ड अगर उधर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड आउटवर्ड निकलता है, वो कितना होगा E2। ओके, और E1 और E2 डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। E1 की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप की। E2 की भी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल चार्ज रखते हैं तो आपके पास सिग्मा इक्वल रहेगा दोनों का इस टाइम पे। पर हो सकता है आपको जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो एक पे पॉजिटिव हो जाए, एक पे नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव वाले का माइनस सिग्मा लेना है। चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होता है तो चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव होती है। ओके, E1 और E2 की वैल्यू ये है तो उनको आप बराबर भी मान सकते हैं। तो जब मैं इस हिस्से में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नेट फील्ड किसी भी जगह पे उस जगह पे लगने वाले फील्ड्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, E1 प्लस E2। दैट विल बी इक्वल टू, E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आ गया ना, अभी किया था पिछले केसेस में भी कि पी पॉइंट पर सीट के उधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर निकल के आ रहा था, आ गया यहाँ से भी। इस पॉइंट पे देख लो, वही आंसर आएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन आउटवर्ड E1 बाहर, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड लाइन आउटवर्ड E1 E2 बाहर, E1 E2 दोनों इस तरफ। यहाँ पर भी जब आप E नेट निकालेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ पर भी आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर है तो डायरेक्ट जुड़ेंगे,
वेक्टर सम आपने सीखा हुआ है, तो ये भी कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वही आंसर आया है। बीच में देख लो, वहाँ पे बीच में मैंने बताया था जीरो होता है, कंडक्टर के इनसाइड में जीरो है, ये एक्चुअली में वो थिक सीट ही है जिसका बीच वाला हिस्सा ये है, और बीच वाला हिस्सा मतलब कि इसके अंदर वाला हिस्सा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ पर भी देख लेंगे, इसकी वजह से E1 आउटवर्ड इस तरफ बढ़ेगा, इसकी वजह से E2 आउटवर्ड उस तरफ बनेगा, और दोनों ही सिग्मा ई नेट जब आप निकालेंगे दोनों का वेक्टर सम करेंगे E1 प्लस E2 का, ठीक है। तो एक उस तरफ है एक इस तरफ है, तो वेक्टर में आप सभी को पता है जब डायरेक्शन उल्टी हो तो घटा हो जाती है, सब्ट्रैक्शन हो जाती है, तो अंदर बीच में आ गया जीरो, तो ये वही रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास थिक सीट के लिए। ऑलराइट, इसी केस में क्योंकि हमको आगे जाके कैपेसिटर पढ़ना है, तो कैपेसिटर के हिसाब से इस टॉपिक को कर लेते हैं। कैपेसिटर में अभी कैपेसिटर किया नहीं है, पर वहाँ पे ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो मैं कैपेसिटर के हिसाब से एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये पॉइंट आपको जस्ट याद रखना है, क्योंकि कैपेसिटर वाले में जाके ये डायरेक्ट यूज होएगा आपके पास, ओके। जो ये आपने दो सीटें कंसीडर करी हैं, ठीक है, एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पे नेगेटिव चार्ज, चलो मैं चार्ज डेंसिटी अलग अलग ले लेता हूँ फिलहाल। ध्यान देना, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट हुआ करेंगी अलग अलग, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट हुआ करेंगे अलग अलग, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसी वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है, इस पे मान लो सिग्मा 1 है, पॉजिटिव ही ले लेता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। सिग्मा 1, इस पे कुछ अलग चार्ज है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा 2। इसको थोड़ा सा और तीसरा केस भी करेंगे, ठीक है। एक में पॉजिटिव ले लेंगे, एक में नेगेटिव, अभी दोनों में पॉजिटिव लिया मैंने, पर एक में सिग्मा 1 है एक में सिग्मा 2 है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग है। अगर आपको दो सीट दे दें जो इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने रखी है, एक पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी एक पे सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है, तो कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या बनेगा वो निकालना, ओके। तो मेथड तो वही रहेगा, उस तरफ दोनों इस साइड, इस तरफ दोनों E1 की वैल्यू भी इधर, E2 की वैल्यू भी इधर, यहाँ बीच में E1 इस तरफ था E2 इस तरफ था, ये तो वही रहेंगे, पॉजिटिव से फिर लाइन बाहर निकलती है। यहाँ पे बस सिग्मा 1 लग जाएगा, यहाँ पे बस सिग्मा 2 लग जाएगा। तो अब की बार ये डायरेक्ट ये नहीं आएगा, अब की बार क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ गया, इस साइड बचा आपके पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ई नेट क्या आया था आपके पास, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट जुड़ रहे थे ना, ये भी वही आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, अगर चार डेंसिटीज अलग है, वरना तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को इक्वल रख लो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा, ठीक है। बीच में देखो, बीच में आपके पास क्या आया था, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में बना आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2, ये बनी है बीच में, ठीक है। तो आपके पास अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, अलग अलग चार्ज डेंसिटी है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जो मैं नेक्स्ट वाला कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटर में यूज़ होएगा, डायरेक्ट यूज़ होएगा, जब कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे जाके ये डायरेक्ट यूज़ होने वाला है, ओके। तो इसको, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है डायरेक्ट वाले में। अब क्या है हमारे पास, मान लो एक पे नेगेटिव है किसी पे, इसी पे नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। जो ये आपके पास ये वाला है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इक्वल चार्ज है, नेगेटिव है और दोनों पे सिग्मा सिग्मा ही है, इक्वल चार्ज डेंसिटी है, ओके। तो अब देखना क्या बनेगा जब आप इस पॉइंट पे निकालेंगे। चलो मैं इसको सोल्व ही करके दिखा देता हूँ, वरना चलो एक बार दो बार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सोल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। सोल्व ही कर लेते हैं एक बार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना इस पिछले वाले में भी रख सकते थे, कोई वो नहीं था, ठीक है। देखिए कैसे, इसकी वजह से E1 मान लेते, अभी ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से फिल लाइन बाहर ना होके अंदर की तरफ होती है, तो नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से फिल लाइन बाहर की तरफ होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से फिल लाइन बाहर की तरफ। ऐसे ही इस पॉइंट पे देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज से E2 मानते थे और वो आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज से E1 मानते हैं और नेगेटिव चार्ज से फिल लाइन अंदर की तरफ होती है। इस पॉइंट पे देखना, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ E1,
पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ E2, ये दोनों नोब की बार एक डायरेक्शन में आए। तो जब इनको सोल्व करेंगे चार्ज डेंसिटीज इक्वल है, पर एक पे माइनस एक पे प्लस है। यहाँ पे जब ई नेट लिखेंगे ये डायरेक्शन में ही यूज हो गया माइनस ऑटोमेटिकली डायरेक्शन में, तो अब नहीं लगाना आपको माइनस। तो क्या बनेगा, वेक्टर सम E1 प्लस E2, आपको दिख रहा है दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ये बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक का किसी भी एक थिन शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपके पास 0। सिमिलर वे में ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बस बीच में फील्ड बचेगा, और बीच में फील्ड ये इससे थिक सीट वाले से कंपेयर मत करना, इसमें पहले ही अलग से रखी हुई है दोनों सीटें, ठीक है। इसमें बनेगा ई नेट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों एक ही तरफ है, जमा का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा आपके पास कैपेसिटर के केस में जाके आएगा। एक पे जितना पॉजिटिव, कैपेसिटर में ऐसा हुआ करेगा, दो प्लेट हुआ करेंगी, एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इन प्लेट्स के ना तो लेफ्ट में कोई फील्ड होगा ना राइट में कोई फील्ड होगा, दिख रहा है आपको। दो प्लेट्स हैं, इक्वल चार्ज डेंसिटीज है, बस एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, साइन का फर्क है। ना तो इनके लेफ्ट में राइट में कोई फील्ड इंटेंसिटी आई, ना ही कोई लेफ्ट में फील्ड इंटेंसिटी आई। फील्ड सिर्फ बीच में है दोनों प्लेट के, और उसकी वैल्यू जो इन बिटवीन आया है वो कितना आया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डायरेक्ट यूज होएगा कैपेसिटर में जाके, ये रिजल्ट तो वहाँ पे जाके मैं बताऊंगा नहीं इसको, ठीक है, ये डायरेक्ट उधर जाके यूज होएगा। तो ये था आपके पास थर्ड मेथड में ये जो स्पेशल केस किए ये नहीं करने, जो बस सीधा ही बताया था ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, वो वाला करना है बस, ओके। ये केस तो मैं आगे जाके यूज होना है इसलिए बता रहा था। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन सारी पूरी हो गई है, पर फिर भी मैं एक दो एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगा। एक सिलेंडर का कर लेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे लास्ट अगले लेक्चर में ही, और गॉस थ्योरम हमारे पास फिर ख़त्म हो जाएगी, ओके। किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मेरे ख्याल से बस 1 या 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।